आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं। नया किताब है तो चैप्टर 5, और पुराना किताब है तो यह चैप्टर 6 में मिलेगा। चैप्टर हम लोग 5 में पढ़ेंगे जीव प्रक्रम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लाइफ प्रोसेस। यह लेक्चर 1 है और इसमें हम लोग पोषण को पढ़ने वाले हैं नए सिलेबस के अनुसार। सबसे पहले जानते हैं जीव प्रक्रम को, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लाइफ प्रोसेस। कि जीव प्रक्रम क्या है? शरीर की वे सभी क्रियाएं जो शरीर को टूट-फूट से बचाती है और सम्मिलित रूप से अनुरक्षण यानी मरम्मत का कार्य करती है, वह जैव प्रक्रम कहलाती है। जैव प्रक्रम में सम्मिलित प्रक्रियाएं निम्न हैं। पहला है पोषण, जिसे न्यूट्रिशन कहते हैं। दूसरा है श्वसन, जिसे रेस्पिरेशन कहते हैं इंग्लिश में। तीसरा है वहन, ट्रांसपोर्टेशन। और चौथा है उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन। ये सारी क्रियाएं जो है वह जैव प्रक्रम में सम्मिलित है। इन सभी को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं पोषण के बारे में कि पोषण क्या है। तो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना एवं जैव रासायनिक प्रक्रिया द्वारा जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित कर ऊर्जा प्राप्त करना, शरीर अनुरक्षण के लिए यानी मरम्मत के लिए उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। यानी पोषण की प्रकार की बात की जाए तो पोषण के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है सपोषी पोषण, जिसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। दूसरा होता है विषम पोषी पोषण, जिसे इंग्लिश में हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जानते हैं पहले सपोषी पोषण के बारे में। सपोषी पोषण क्या है? तो पोषण का वह प्रक्रिया जिसमें जीव प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है, सपोषी पोषण कहलाता है। जो अपना भोजन स्वयं बनाएगा प्रकाश संश्लेषण द्वारा, उसे सपोषी पोषण कहेंगे। जैसे हरे पौधे, नीलहरित शैवाल, ये सभी सपोषी पोषण के उदाहरण हैं। जैसे देखिए हरा पौधा है, यह सपोषी पोषण के उदाहरण है। आगे हम लोग जानते हैं हरा पौधा अपना भोजन कैसे बनाता है। तो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो हरे पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड जल का उपयोग करके क्लोरोफिल और प्रकाश की सहायता से कार्बोहाइड्रेट के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण होता है और ऑक्सीजन भी देती है। ये आप देख सकते हैं, ये पत्ती है, पत्तियों में क्लोरोफिल होता है यानी क्लोरोफिल पत्तियों से प्राप्त हो जाता है। सूर्य का प्रकाश सूर्य से प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह वायुमंडल से प्राप्त होता है और जल और खनिज लवण जो है वह मिट्टी से प्राप्त होता है और अपना यह भोजन यानी ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट बनाता है और फिर ऑक्सीजन के तौर पे भी मिलती है। आगे हम लोग जानते हैं कार्बोहाइड्रेट जो पौधे बनाते हैं वह पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयोग होता है, पौधों को ऊर्जा प्रदान करता है। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत उपयोग नहीं होते उन्हें मंड के रूप में संचित यानी रख लिया जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत उपयोग नहीं होता उसे मंड के रूप में रख लिया जाता है। लेकिन मानव द्वारा खाए गए भोजन से उत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में संचित हो जाता है, यानी ग्लाइकोजेन के रूप में संचित हो जाता है। यानी पौधे द्वारा मंड के रूप में रखा जाता है और ग्लाइकोजेन मानव शरीर के रूप में संचित होता है और आवश्यकता पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर इस ऊर्जा का उपयोग करता है जब जब जरूरत पड़ता है। ये आपका जैक 2025 इस बार का सवाल का पूछा हुआ है कि निम्न में सपोषी पोषण यानी जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसके लिए आवश्यक नहीं है पे विशेष ध्यान दीजिएगा। कई बार सवाल गलत करा देता है। तो सपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो
कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या ऑक्सीजन। तो आप अभी देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की भी जरूरत है, क्लोरोफिल की भी जरूरत है, सूर्य का प्रकाश की भी जरूरत है, लेकिन सपोषी पोषण के लिए ऑक्सीजन का जरूरत नहीं है, इसलिए सही आंसर आपका ऑक्सीजन हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्न घटनाएं होती है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। दूसरा है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। तीसरा जल के अणुओं को हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में अपघटन करना। चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। ये सभी क्रियाएं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा होती है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, कोई आवश्यक नहीं है कि प्रकाश संश्लेषण के सभी चरण तत्काल एक के बाद दूसरा हो। उदाहरण के लिए मरुद्भिद जो है वह मरुस्थलीय भाग में पाया जाने वाला एक पौधा है, यानी मरुद्भिद पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर एक मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं और दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाता है। अब हम लोग जानते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में कि क्लोरोप्लास्ट क्या है। पत्तियों की कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु कोशिकांग होते हैं, जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, और इनमें क्लोरोफिल होता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। और ये आपका क्लोरोफिल है, और ये आपका द्वार कोशिका, ये रंध्र है। सबसे पहले जानते हैं रंध्र के बारे में। रंध्र पत्तियों की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं, पत्तियों की सतह पर सूक्ष्म यानी छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें रंध्र कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों द्वारा होता है, लेकिन कुछ मात्रा में गैसों का आदान प्रदान तने, जड़, पत्तियों की सतह से भी होता है। यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान छिद्रों द्वारा होता है, लेकिन कुछ मात्रा में गैसों का आदान प्रदान तने, जड़ और पत्तियों की सतह से भी होता है। रंध्र के कार्य की बात की जाए तो इसका कार्य है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैसों का आदान प्रदान करना, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा जल को बाहर करना। अब हम लोग जानते हैं छिद्रों का खुलना और बंद होना। तो रंध्रों से गैसीय आदान प्रदान के साथ पर्याप्त मात्रा में जल का भी हानि होती है, यानी जल बर्बाद होता है। अतः जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती, तब पौधा इन छिद्रों को बंद कर लेता है। यानी जब पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती है, तो पौधा इन छिद्रों को बंद कर लेता है। और छिद्रों का खुलना और बंद होना ये द्वार कोशिकाओं का कार्य है। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है, यानी जब जल द्वार कोशिकाओं में अंदर जाता है, तो वे फूल जाती है और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। यानी फूलने के बाद रंध्र का छिद्र खुल जाता है। इसी तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती है, यानी जब ये सिकुड़ जाता है, तो छिद्र बंद हो जाता है। यानी ये है फुला हुआ और ये है सिकुड़ा हुआ। ये देखिए आप द्वार कोशिकाएं देख सकते हैं। तो ये छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिकाओं का कार्य है। अब हम लोग समझते हैं विषम पोषी पोषण को, यानी हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन की क्या है। तो पोषण का वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, अर्थात दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, विषम पोषी पोषण कहलाता है। यानी जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, उसे विषम पोषी पोषण कहते हैं, जैसे मनुष्य, कवक, हिरण इत्यादि। विषम पोषी पोषण के प्रकार की बात की जाए तो विषम पोषी पोषण के 3 प्रकार होते हैं। पहला है मृतजीवी पोषण,
जिसे सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन कहते हैं। दूसरा है परजीवी पोषण, जिसे पेरिस्टिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और तीसरा है प्राणी संपोषण, जिसे होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं मृतजीवी पोषण को। मृतजीवी अपना भोजन मृतजीवी यानी मरे हुए के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जैसे कवक, फफूंदी। ये कवक है, ये कवक फफूंदी मृतजीवी पोषण के उदाहरण हैं। उसके बाद हम लोग जानते हैं परजीवी पोषण को। परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। यानी शरीर के अंदर या बाहर रहकर उसको बिना मारे अपना भोजन प्राप्त करता है। जैसे अमरवेल, ये आपको पत्तों पर दिखाई दे रहा है, पीला पीला कलर का धागे जैसा, ये जो है वह अमरबेल है। ये पौधों पर रह करके अपना भोजन प्राप्त करता है। दूसरा उदाहरण है जूं। ये देखिए माथे में जूं होता है, ये भी जो है वह परजीवी पोषण का उदाहरण है। तीसरा है पित्ता कृमि, ये पेट में होता है, इससे कभी कभी दर्द का भी महसूस होता है। ये सारा जो है वह परजीवी पोषण का उदाहरण है। आगे हम लोग समझते हैं प्राणी संपोषण को। पोषण का वह प्रक्रिया जिसमें जीव ठोस पदार्थ खाते हैं, ठोस पदार्थ खाते हैं, एंजाइम की सहायता से उसको पचाकर पचे हुए भोजन का अवशोषण करते हैं और बिना पचे हुए भोजन को शरीर से निष्कासित कर देते हैं। अर्थात वह भोजन को पचाता है और फिर बाहर निकालता है, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। ये ठोस पदार्थ को खाएगा, फिर एंजाइम की सहायता से उसे पचाता है और फिर अवशोषण करता है पचे हुए भोजन का, और बिना पचे हुए भोजन को शरीर से निष्कासित यानी बाहर निकाल देता है। जैसे अमीबा, मनुष्य, मेढक, ये सभी प्राणी संपोषण के उदाहरण हैं। ये है आपका अमीबा का चित्र। आगे एक सवाल को देख लेते हैं, जैक 2024 का पूछा हुआ है। विषमपोषी जीव अपनी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट, अप्रोच यानी इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में किस प्रकार आश्रित रहते हैं, किस पर आश्रित रहते हैं, सॉरी। क्या वे शैवालों पर रहते हैं, कवकों पर रहते हैं, मिट्टी पर रहते हैं, या हरे स्वपोषी पौधों पर रहते हैं? तो विषमपोषी जीव अपनी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हरे पौधे यानी हरे स्वपोषी पौधों पर आश्रित रहते हैं। अब हम लोग देखते हैं अमीबा में पोषण। अमीबा में अमीबा अपना भोजन कैसे बनाता है? अमीबा खाद्य कणों के अंतर्ग्रहण के लिए अपने उत्पाद या पादप का उपयोग कर खाद्य कणों को चारों तरफ से घेर लेता है। ये है इसका खाद्य कण और ये है इसका उत्पाद। तो उत्पाद या पादप का उपयोग कर खाद्य कणों को चारों तरफ से घेर लेता है, जिससे खाद्यान्य में बंद हो जाता है। पाचक एंजाइम की सहायता से भोजन को पचा लेता है। अमीबा के पोषण की यह विधि प्राणी संभोजी कहा जाता है। और ये है आपका अमीबा, ये खाद्य कण है, ये उत्पाद है इसका, ये धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाता है और फिर ये बंद कर लेता है इस प्रकार से, जिसे खाद्य रिक्तिका कहा जाता है। और बंद होने के बाद इसको पाचक एंजाइम छोड़ करके इसे पचा लेता है और अमीबा अपना भोजन प्राप्त कर लेता है, और यह प्रक्रिया प्राणी संभोजी कहा जाता है। आगे हम लोग सवाल देखते हैं, जो इस बार जैक पूछा गया है, 2025 में पूछा हुआ है कि उत्पाद पाया जाता है। तो अभी आपने देखा उत्पाद या पादप जो होता है वो अमीबा में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा अमीबा यानी उत्पाद किसमें पाया जाता है? तो अमीबा में पाया जाता है। एवुलिना, पैरामीशियम और मेढक इन सभी में नहीं पाया जाता है। वीडियो आपको पसंद आई होगी तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।